जाएगा। इसके लिए पुनः आवेदन पर आमंत्रित नहीं किया जाएगा, अर्थात आपको फिर से आवेदन नहीं भरने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना, आपको फिर से आवेदन नहीं भरने हैं। जो भी जिले या जो भी डीएससी आवेदन मांग रहे हैं वो आवेदन नहीं मांग रहे हैं। मैं अभी वहाँ आगे बताने का प्रयास करूंगा। वो आवेदन नहीं मांग रहे हैं, वो दावा पत्र आपसे मांग रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्यामदेव। आपका हमारे इस चैनल SDD ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि हमने दिन में भी एक वीडियो डाला था और इसमें बताया था कि आज शाम में मैं एक वीडियो डालूंगा और आपको एक अपडेट देने का प्रयास करूंगा। उसी अपडेट के विरुद्ध हमने अभी जो वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको कुछ क्लियरेंस हो सके। दोस्तों, मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूं, जो मैं बताना चाह रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको जो अभी काउंसलिंग होने वाली है, जी हाँ दोस्तों, जो हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट के ने जो आदेश दिया है सरकार, सभी जिलों को या सरकार को आदेश दिया है कि आपको एक काउंसलिंग करानी है, उसी से संबंधित मैं कुछ ज़रूरी बातों को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं वीडियो बना रहा था, डाल रहा था, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये पूछा है कि सर फॉर्म कहाँ मिल रहे हैं, कैसे भरने हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है कि किसे कितने आरक्षण मिलने हैं, किस कोटि अर्थात पारा एवं गैर पारा में किस तरह का सीटें खाली है, अर्थात कहाँ कहाँ सीटें भरने की संभावना है। बड़ी बात है कि आप किस किस जिले में आवेदन कर पाओगे। जी हाँ, यहाँ भी एक जिनको जानकारी है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं जानकारी है दोस्तों तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मैं जहाँ तक हमने इसका समझने का प्रयास किया मैं आपको समझाऊंगा, तो ये भी मैं क्लियर कर दूंगा कि आप किस किस जिले में आवेदन करेंगे। उसके बाद है दोस्तों कि जब हम टेट के संकल्प को पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगी कि किस किस संस्था से जो हमारी सर्टिफिकेट है, किस किस संस्था से प्राप्त सर्टिफिकेट को वैलिड किया गया है और किस किस संस्था के से प्राप्त सर्टिफिकेट को इनवैलिड किया गया। इन्हीं सब बातों को मैं अभी अपडेट करूंगा। दोस्तों, जैसा मैं बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ये सब नॉलेज आपको है तो आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं उससे आपको कुछ फायदे हैं तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे इसी तरह से आपको वीडियो बनाता हूँ। आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ संकल्प से, जो जेटेट का संकल्प है वहां से। आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हम, ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यहाँ 283 28 फरवरी 2024 को ये चिट्ठी निकाली गई है, जिसी के विरुद्ध आपने तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ लिया हो, लेकिन मैं चाहूँगा जिनको इस संकल्प को नहीं पढ़े हैं, जरूरत हो मैं कोशिश करूँगा इस PDF को अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर नहीं तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको पर्सनली इस संकल्प को आपको दे दूंगा, ताकि नंबर में विभागीय अधिसूचना 663 दिनांक 2/5/2019 द्वारा झारखंड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली यथा संशोधित 2019 में इसका संशोधन किया, उसी के तहत में संशोधन करते हुए निम्न प्रावधान किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 14 के का इसको क्या कहता है कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक एवं अनुदेशक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित रिक्तियों में से 50% पद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत ऐसे हर्ताधारी पारा शिक्षक जिसकी सेवा इस पंचांग वर्ष जिसमें नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी कि 1 अगस्त को न्यूनतम 2 वर्ष या उससे अधिक की हो के चयन हेतु योग्य रहेंगे। अर्थात 2015 में जिसमें भागी तो उस समय तक कह रहा है कि जो पारा शिक्षक 2 साल तक कंटिन्यूसली जॉब किए हैं वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। उनके लिए रिक्त सीटों के 50% रखा गया था आरक्षण। और 14 के खा में हम लोग यहाँ देख लेंगे इसी तरह से, जो आपको हमें पता है, आपकी इसकी सारी नॉलेज है, लेकिन फिर आगे मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शेष जो 50% बच रहे हैं वो गैर पारा अर्हताधारी अभ्यर्थियों के साथ वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत अर्हताधारी पारा शिक्षक के लिए अनुमानित किसी भी तरह के छूट अथा उम्र शैक्षणिक प्रशासनिक का उपयोग नहीं करते हो, अर्थात पारा शिक्षक के जितनी तरह के उसमें छूट दिए गए, आरक्षण दिए गए हैं, ये सब उसमें किसी भी तरह का लागू नहीं होता है। उसके माना गया है कि वो गैर पारा में आएंगे, के चयन हेतु योग्य रहेंगे। अर्थात जो मतलब मोटा मोटा हम लोग ये मान लेते हैं कि जो पारा शिक्षक नहीं है वो गैर पारा में भरेंगे। लेकिन यहाँ पे आगे हम देख पाएंगे, कहता है लेकिन
डीपीई की प्रशैक्षणिक योग्यता इस छूट के दायरे के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी। दिए गए थे वो पारों के लिए, लेकिन ये गैर पारा के लिए कहता है कि डीपीई की प्रशैक्षणिक योग्यता इस छूट के दायरे के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी। अर्थात 2015 में जिन्होंने डीपीई उस समय एक्चुअली में सभी पारा शिक्षकों को ही कराया गया था। अगर किन्हीं ने इधर उधर से कर लिया तो उनको बोला गया कि ये मान्यता आपको नहीं मिलने वाली है। अभी इस काउंसलिंग में 2000 पहले से जो या उस समय जो डीपीई किए होंगे, खास करके गैर पारा वाले, उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलने वाले, सॉरी इसमें चांसेस नहीं मिलने वाले हैं। 11 नंबर, इसके अतिरिक्त हिंदी विद्यापीठ देवघर के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मान्यता रद्द हो जाने के कारण ऐसे अभ्यर्थी जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपरोक्त संस्थान से निर्गत थे, अर्थात जिनका विद्यापीठ से, हिंदी विद्यापीठ देवघर से जिनका सर्टिफिकेट निर्गत थे, को भी सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विभिन्न चरणों में आयोजित काउंसलिंग से वंचित होना पड़ा। अर्थात उस समय जो 2015 में और 2019 में, 2016 में, मैं बता दे रहा हूँ कि 2015, 2016 बार फिर कोर्ट के आदेश से ही 2016 में 3 बार इसके काउंसलिंग हुए, 3 बार बहाली हुए हैं स्टेट से। तो उसी के बारे में कह रहा है कि वंचित होना पड़ा था अथवा चयन के उपरांत सेवा से हटा दिया गया था, उन लोगों की मान्यता रद्द कर दी गई थी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय में कई वाद दायर किए गए। WPS ये संख्या दिया गया है आदि, है ना। तो हम आगे देखते हैं 12 नंबर, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के पत्रांक 3475 दिनांक 15/6 द्वारा हिंदी विद्यापीठ देवघर से दिनांक 26 फरवरी 2015 तक निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र को मान्यता प्रदान कर दी गई। अर्थात उस समय सबों को जॉब से बाहर कर दिया था, लेकिन फिर से जिनकी सर्टिफिकेट 26 फरवरी 2015 से पहले निर्गत है या 26 फरवरी 2015 तक निर्गत है, उनको इस काउंसलिंग में बैठने की अनुमति दी गई है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निमित्त दायर कई वादों में ऐसे अभ्यर्थियों के विज्ञापन 2015 के आलोक में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्णय लेने के संबंध में न्यायाधीश पारित किया गया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अभी भी विचाराधीन है। जो ये विचाराधीन किनके लिए है? जो 2015 में, 2016 में और 2019 में तो नहीं हो पाया है, क्योंकि उसके पहले ही इन लोगों को निकाल दिया गया था। 2015 और 16 में जिनकी बहाली हो गई थी, हिंदी विद्यापीठ वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी बहाली हो गई थी उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था। इन्होंने हाईकोर्ट किया है, तो वे कहते हैं कि अभी उनके जॉब पर, उनका जॉब है, उन पर विचाराधीन रखा गया, मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अब आगे देखते हैं 13 नंबर हम लोग देख लेते हैं एक बार। उपरोक्त न्यायाधीशों तथा LPA संख्या 203/2022 एवं अन्य संबंध वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के निमित्त वर्ष 2015 में विज्ञप्ति रिक्तियों के विरुद्ध वर्ष 2015-16 वर्ष एवं 2019 में की गई। अर्थात 2016 में भी हुई, 15-16 में नियुक्ति हुई है, 2019 में भी की गई है। इसके नियुक्ति के पश्चात शेष रह गए, बाकी नियुक्ति होने के बाद रिक्तियां बच गई हैं, उसी के शेष रह गए पारा एवं गैर पारा कोटि के रिक्त पदों पर अंतिम अवसर के रूप में एक बार काउंसलिंग निम्नांकित शर्तों के अधीन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। 15-16-19 में बहाली होने के बाद बहाली करने के बाद जो सीटें बच गई है, उसी के विरुद्ध में ये काउंसलिंग कराई जा रही है। उसमें मेन जो है दोस्तों, यहीं से जो आपके जो काउंसलिंग होने हैं, आपको कुछ छटपटाने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का जाति में। यही जो मेन कहानी आपका इसी संकल्प के 14 के 1, 2, 3 जो भी यहाँ बन रहे हैं, 13 के 1, 2, 3, 4 जो इसमें है, ये मुख्य है। आप कोशिश करो इसको, इस संकल्प को कहीं से व्यवस्था कर लीजिए, नेट में दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लीजिए, अन्यथा हमें मैसेज करिएगा, जरूर मैं भेज दूंगा आपको। आप इस नियमावली को, इस संकल्प को जरूर पढ़िएगा, ताकि काउंसलिंग के टाइम में ये ना लगे कि मेरे साथ बेमानू हुआ, मेरा काउंसलिंग में नाम नहीं आया है। ठीक है, तो इसको एक बार जरूर से पढ़ लीजिए। कहता है आगे हम लोग देख लेते हैं कि न्यायाधीश के आलोक में झारखंड प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति नियमावली 2012 तथा संशोधित 14, 15 एवं 19 तक संशोधन किया गया के प्रावधानों के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण किया जाए। अर्थात ये लास्ट 2019 में जो नियमावली बनी है, उसके अधीन ये प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। अभ्यर्थी को किसी एक ही कोटि के पदों पर काउंसलिंग में भाग लेने का निर्णय लेना होगा। अर्थात यहाँ आपको बताया गया है कि अगर आपको 1 to 5 और 6 to 8 दोनों पदों में सिलेक्शन हो जाता है काउंसलिंग के लिए, लेकिन आपको किसी एक ही पद में काउंसलिंग के लिए निर्णय लेना होगा। आप 1 to 5 जाओगे या 6 to 8 जाओगे। चलिए आगे जाते हैं दोस्तों। प्रस्तावित काउंसलिंग माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्देश के आधार पर वर्ष 15-16 में समव्यवहार का ही समव्यवहार माना जाएगा। इसके लिए पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यहाँ अभी जो हम लोगों ने इस पॉइंट को देखा है, इसी पे मैं
फोकस करने का प्रयास कर रहा हूं। इसको आपको फोकस करने हैं और बढ़िया ध्यान से फोकस करने हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों यहाँ बोला गया है 2015-16 के समव्यवहार का ही उप समव्यवहार माना जाएगा। इसके लिए पुनः आवेदन पर आमंत्रित नहीं किया जाएगा, अर्थात आपको फिर से आवेदन नहीं भरने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना, आपको फिर से आवेदन नहीं भरने हैं। जो भी जिले या जो भी डीएससी आवेदन मांग रहे हैं वो आवेदन नहीं मांग रहे हैं। मैं अभी वहाँ आगे बताने का प्रयास करूंगा। वो आवेदन नहीं मांग रहे हैं, वो दावा पत्र आपसे मांग रहे हैं। जी हाँ, चूंकि आपने पहले ही फॉर्म भर चुका है। जी दोस्तों, यहाँ आई बातें, आपने जो पहले फॉर्म भर चुके हैं, जिस जिस जिले में फॉर्म भर चुके हैं उसी जिले में आपको दावा करना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप क्लियर हो लीजिए कि 2015-16 में जो फॉर्म आपने भरा था वो जिस जिस जिला में भरा था उसी जिले में आपको आवेदन का दावा पत्र भेजना है। जी, आवेदन का दावा पत्र, ना कि आवेदन। मैं इसको आगे क्लियर कर रहा हूँ फिर थोड़ा सा, लेकिन अभी आप पूरा फिर हो जाइए कि आपको आवेदन नहीं देना है, दावा पत्र भेजना है। अब दावा पत्र क्या है मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, तो इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पुनः आवेदन पर आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अब आते हैं चौथा नंबर देते हैं, वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 19 में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में तैयार मेधा सूची को पुनः आयोजित काउंसलिंग के बाद अधिक प्राप्तांक के आधार पर संशोधित नहीं किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? संबंध में तैयार मेधा सूची, जो मेधा सूची जहाँ पे रुका हुआ है वहीं से काउंसलिंग शुरू होगा। आगे फिर इसको पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद इसके लिए किसी नव चयनित अभ्यर्थी की वरीयता का दावा मान्य नहीं होगा। वर्तमान चयनित नियुक्त शिक्षक वर्तमान की वरीयता के अनुसार पूर्व में नियुक्त शिक्षक के नीचे होंगे। इस आयोजित अंतिम काउंसलिंग के क्रम में नियुक्त अभ्यर्थी का नियुक्ति वर्ष 2024 माना जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़िया समझ लेते हैं। अगर आपकी नियुक्ति हो जाती, सबसे पहले कहता कि अगर मान लेते हैं मेरा 50 पॉइंट में मेरा सिलेक्शन हो गया, अभी आप आओगे 60 पॉइंट लेकर के, किसी कारणवश उस समय छूट गया था, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट नहीं था, किसी भी कारणवश आपका छूट गया था, अभी आप आगे इसमें ये भी दिखाया गया है कि आप वरीयता नहीं ले सकते। तो इसमें कहा जा रहा है कि आप वरीयता नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा जा रहा है कि आपका नियुक्ति वर्ष 2024 माना जाएगा। आप कितनों ही पॉइंट से आ रहे हैं, आपकी नियुक्ति वर्ष 2024 माना जाएगा। क्योंकि और सब जॉब जो कर रहे हैं 2015 में कर रहे हैं, 2016 में कर रहे हैं और 2019 में, आपको इनके नीचे ही रखा जाएगा। और कट ऑफ मार्क्स जो है जहां छूटा हुआ है वहीं से शुरू होगा। चलिए आगे और देख लेते हैं। पूर्व नियुक्ति का कट ऑफ प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, जैसा कि हमने बताया था कि पूर्व में जो नियुक्ति हो गया उसके कट ऑफ प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहां कटा हुआ, जहां से रुका हुआ है वहीं से फिर शुरू होगा। अगर मान लेते हैं 50.53 से शुरू हुआ है तो अदर शुरू होगा 50.52 से। जी हाँ, अब इसमें कोई फेरबदल नहीं होंगे। आपका भले ही 70% हो जाएगा, उस पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जाएगा। आप इसको देखते हैं आगे। इस चरण के नियुक्त शिक्षकों को एक ही समव्यवहार के कारण पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के सम्मान, वरीयता एवं वेतनमान दे होगा। उप समव्यवहार में चयनित अभ्यर्थी इसकी मांग नहीं कर सकते। आपको जो वेतनमान मिलेंगे वो अभी से स्टार्टिंग से मिलेंगे, ना कि 2015-16 माना जाएगा। जी हाँ, इसको बस यही हम लोग मान लेते हैं कि अभी आपकी बहाली होगी तो सैलरी जो है सो अभी से शुरू होगा, ना कि 2015-16 से। जी देखते हैं अगला। न्यायालय में याचिका दायर कर पारित न्यायाधीश से अवंचित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। कहता न्यायालय दायर जितने भी याचिका दायर किए थे कर पारित न्यायाधीश के आच्छादित इससे छूटे हुए भी जो अभ्यर्थी है काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को न्यायाधीश की प्रति भी अपने अन्य आवश्यक अभिलेखों कागजातों के साथ देना होगा। कहता है काउंसलिंग में भाग लेने तो अभ्यर्थियों को न्यायाधीश की प्रति जो हाईकोर्ट से जो डिसीजन मिला है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको भी साथ में लेके जाना है और अभी जो दावा पत्र के साथ उसको भी भेजना है। आगे हम लोग देखते हैं। ये वाद संख्या लिखा हुआ है पूर्व सम 2019 में 2142/2019 में एवं संबंध वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13/5/2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में उपरोक्त न्यायादेश से आच्छादित सभी वादीगण उक्त काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। कहता है कि इसके 2019 को पारित जब जो हुआ 2019 में पारित था उस उपरोक्त न्यायादेश के आच्छादित सभी वादीगण उक्त जितने भी हैं इसमें सबके सब भाग ले पाएंगे। उम्र सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता तथा वेतनमान के संबंध में अर्हता एवं शर्तों एवं बंधेज पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप हो गया। इसमें एज वेज का अभी से नहीं लोचा, अभी का कोई लोचा नहीं। जो उस समय 2015 की वैकेंसी में लिखा गया था वही रहेगा, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पूर्व विज्ञापन में प्रकाशित सभी कट ऑफ को ही न्यूनतम अर्हता हेतु प्रभावी तिथि माना जाएगा। अर्थात जो 2015 के जो वैकेंसी आई थी 16 में भी आई थी, उसमें जो एज और कट ऑफ
मार्क्स जो भी थे उसमें सारे नियम वहीं से लिए जाएंगे। अभी यहाँ से कुछ भी नहीं उठाया जाएगा, अभी नया 2024 से कुछ भी नहीं। वास्तविक नियुक्ति की तिथि को अभ्यर्थी को इस सीमा निर्धारित मानक के अधिक होगी तो उसके शिथिल करने का अधिकार संबंधित उपायुक्त को मात्र इस विशेष मामले प्रदान किया है। नियुक्ति की तिथि में अभ्यर्थी की उम्र सीमा निर्धारित मानक से अधिक होगा, अर्थात कहने में ज्यादा हो जाता, उस समय भी ज्यादा होगा तो इसको डीसी जो है सो अपने स्तर से उसको उनके पास इतना पावर दिया वो कर लेंगे। अब आगे कहता है काउंसलिंग का अंतिम अवसर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में दिया जा रहा है। मूल प्रमाण पत्र जमा करने हेतु भी यह अंतिम अवसर होगा, कोई अन्य अवसर देय नहीं होगा। अर्थात आपको जो भी सर्टिफिकेट जमा आपके काउंसलिंग होंगे उस समय आपके उस समय सारे मूल प्रमाण पत्र रख लिए जाते हैं। अर्थात उस समय अगर आप नहीं देते हैं या देते हैं तो मतलब अगर आपको काउंसलिंग बुलाया जाता है तो आपके सारे मूल प्रमाण पत्र वहाँ रख लिए जाएंगे, दोबारा चांसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि मूल प्रमाण पत्र सबों का जिनके भी जॉब हुए मूल प्रमाण पत्र सबका वहाँ रख लिया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आपका होगा तो आपका भी रख लिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र हिंदी विद्यापीठ देवघर से दिनांक 26 फरवरी 2015 तक निर्गत है भी मेधा सूची के आधार पर प्रस्तावित काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे। अर्थात हिंदी विद्यापीठ वाले जो हैं वो 26 फरवरी 2015 तक का अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो वो इसमें भाग ले पाएंगे, उनको भी शामिल किया गया है। प्रस्तावित काउंसलिंग के कार्यक्रम एवं प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत विवरणी तथा काउंसलिंग की तिथि, काउंसलिंग हेतु अभिलेख जमा करने, अभिलेखों या सत्यापन आदि संबंध में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के स्तर से अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का जो फेरबदल होने हैं वो निदेशक की तरफ से कर दिया जाता है। जैसा कि हमने सुबह वीडियो डाला है जिसमें बताया गया है कि दावा करने के लिए अगर आपके पास स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री का कॉपी नहीं है तो एक एफिडेविट लगाइए, उसी एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा। इस आगे देखते हैं इस संकल्प के प्रावधानों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने तो आवश्यकता यदि भविष्य में कोई पत्र आदेश विभाग स्तर से निर्गत किया जाता है तो वह भी संकल्प का भाग समझा जाएगा, अर्थात उसको भी मान्य कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक अभी तक था ये कि आपको कैसे कैसे ये किनको बुलाया जाएगा। इसमें अभी तक जो सबसे बड़ी बातें छन करके आई है कि आपको रिक्तियाँ किनको मिलने कैसे कैसे में, तो मैं पुनः फिर एक बार बताना चाहूँ। अच्छा एक बात हम यहाँ क्लियर करना चाह रहे हैं। मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ, इसको फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। मैं हजारीबाग का नोटिफिकेशन निकाल रहा हूँ, इसको एक बार मैं पढ़ता हूँ। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको आवेदन करने हैं, आवेदन फॉर्म नहीं मांगा जा रहा, आवेदन नहीं मांगा जा रहा। मैं इस चीज़ को फिर अभी इसी वीडियो में दोबारा बताऊंगा। आपसे आवेदन नहीं मांगा जा रहा। आपने यदि इस जिले में आवेदन किया है तो उसका साक्ष्य मांगा जा रहा है, ना कि आपसे आवेदन मांग रहा है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इस चीज़ को हम लोग, ये हजारीबाग का मैंने नोटिफिकेशन निकाला है और हजारीबाग जिले से हमने पता भी किया है। तो यहाँ देख साफ लिखा हुआ है कि आवेदक द्वारा उपयुक्त विज्ञापन के आलोक में पूर्व में समर्पित आवेदन, दोस्तों पूर्व में समर्पित आवेदन के क्रम में पारा गैर पारा कोटि जिसके लिए भी उनके द्वारा आवेदन किया गया हो, यदि दोनों कोटि में अलग अलग आवेदन किया गया हो तो अलग अलग साक्ष्य, स्पीड पोस्ट, निबंधित डाक की छायाप्रति सहित दावा आवेदन प्राप्त करने की तिथि, अर्थात आपको मात्र देने हैं क्या, रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट किए हैं उसकी छायाप्रति आपको इस एड्रेस पे भेजने हैं। जी हाँ दोस्तों मैं फिर से इस बार बता दे रहा हूँ कि यहाँ आपको आवेदन नहीं करने हैं। आवेदन पूर्व में किया गया, आप तभी काउंसलिंग के दावेदार हैं जब आपने आवेदन कर चुका है। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको उसी जिले में आवेदन करने हैं जहां आपने कर चुका है। जब आवेदन वहाँ भेजेंगे ये दावा भेजेंगे तो आपकी वहाँ फाइल मिलाई जाएंगी, आपका सब कुछ पाया जाएगा, तो फिर जा करके वो आपका काउंसलिंग में नाम आएगा। एक लोचा थोड़ा सा गिरिडीह में हुआ है, ये पता नहीं अपने आप को क्यों ऐसा लिखे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने हमने गिरिडीह का खोला है, गिरिडीह का सूचना है। गिरिडीह में हम लोग यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लोचा नहीं है लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा इन्होंने अपनी दिखाने का प्रयास किया है। न्यायालय एवं वेतन के अन्य में संबंध तथा सदृश में पारित न्यायाधीश के प्रति एवं सभी वांछित मूल प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक टेट जाति आवासीय एवं अन्य के साथ कार्यालय अवधि में 22/6 से 22/7 तक इस जिले में पहुंचाना। इन्होंने बहुत तरह का प्रमाण पत्र, सारा सर्टिफिकेट मांग लिए, लेकिन आपको सिर्फ सर्टिफिकेट भेजने हैं, ना कि आवेदन।
ठीक है, गिरिडीह ने ऐसा किया है, आप इस पर बहुत ज़्यादा विचलित ना हो, भेज दीजिए उनको सारा, जो जो गिरिडीह में आवेदन किए हैं वो भेज दीजिए। बहुत मैं तीसरा दिखलाना चाहता हूँ, ये सिर्फ गिरिडीह का ही कहानी, बाकी बोकारो में भी हम लोग देख सकते हैं। बोकारो में भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लिखे हैं, बोकारो में भी लिखे हैं कि शिक्षा अधीक्षक सर इतने कहते हैं कि इंटर स्तरीय कोटि पारा एवं गैर तथा स्नातक स्तरीय विषयवार पारा एवं गैर पर नियुक्ति हेतु जिले द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या क्रमशः 2 एवं 3 जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी बोकारो के क्रम से पूर्व की अंतिम काउंसलिंग के पश्चात अवशेष रिक्त पदों पर, अर्थात वहां भी पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन की संख्या, ना कि कोई नया प्रकाशन नहीं जारी किया गया कि आपको नया आवेदन भरना है। जी हाँ, इसलिए मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह का कोई आवेदन नहीं भरना है, सिर्फ दावा या एफिडेविट कराते हैं तो उस एफिडेविट को आप एफिडेविट करा के सिर्फ जो एड्रेस दिया गया उस एड्रेस पे आप भेज दीजिए। तो दोस्तों, अगर फिर भी आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट है तो हमें कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर पूरा करने की उसको कोशिश करूँगा। तो अभी तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।